हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू सब सामने देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ बेटा, जो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट है, कि कुछ हिंट मिल जाए कि चैप्टर पकड़ जाए। ठीक है जी, वरना चैप्टर का रायता हो चुका है अब तक। मैं ये बिल्कुल क्लियर हूँ, अगर मैं आगे शुरू कर दूँ तो एक अक्षर समझ नहीं आने वाला, इसलिए आराम से सुन लेना बात। बाबू कोई भी कंपनी हो बनने के लिए कुछ स्टेजेस पूरी करती है। तो बात हो सकता है कि कोई कंपनी कम करती हो, कोई कंपनी ज़्यादा करती हो। टोटल मिलाकर कितनी स्टेजेस हैं कंपनी बनाने की? 3। मैंने आज तक नोट्स में 4 लिखी हुई हैं मैंने, लेकिन समझाई थी नहीं आपको। सर नाम, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सर प्राइवेट कंपनी को बनने के लिए कितनी स्टेजेस पूरी करनी है? प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। और बेटा अगर आप पब्लिक कंपनी हो, उसको बनने के लिए कितनी स्टेजेस पूरी करनी है? पूरी 3। कौन कौन सी? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ठीक है सर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में ऐसा क्या है कि प्राइवेट कंपनी को पूरी नहीं करनी? बाबू कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अब पब्लिक को इनवाइट करो और उनसे पैसे ले लो। सर प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती ये काम, वो पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, उसका नाम है प्राइवेट कंपनी। वो प्राइवेट फंड पर चलती है, अपनी जेब से पैसे डालकर चलती है। इसलिए वो कितनी स्टेजेस पूरी करती है बेटा? सिर्फ 2। पब्लिक कंपनी, नाम ही पब्लिक कंपनी है, तो पैसे किसके लगते हैं हमेशा? उसमें पब्लिक के। इसलिए बेटा वहां कैपिटल सब्सक्रिप्शन से पूरी करनी पड़ती है। याद आई बात? ठीक है बाबू, प्रमोशन क्या था? right away from the conception of idea till the company is formed, all the activities are involved under promotion only। ठीक है, यानी कि प्रमोशन में कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही बातें आती हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। सोचना और बाबू कंपनी को बनाने के लिए रिसोर्सेस इकट्ठे करना। ठीक है बाबू, जो इंसान प्रमोशन स्टेज परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। ठीक है जी सर, ये वर्ड याद रखना, ये पूरी जिंदगी कॉमर्स साइड में काम आएंगे। अभी कोई बिजनेस न्यूज चैनल चला दो ना, तो 10 बार टर्म यूज हो जाएगी, प्रमोशन, प्रमोटर, प्रमोशन, सिर्फ एक ही घंटे के अंदर अंदर। तो पता भी तो होना चाहिए प्रमोटर कौन है। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल है हमेशा जो याद रहता है प्रमोटर कौन है। रिलायंस के लिए धीरू भाई अंबानी सर। ठीक है जी बाबू, अब एक टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे, जिसके हमने 5 स्टेप पूरे कर लिए हैं। चाहे तो कह लो फंक्शन ऑफ प्रमोटर, चाहे कह लो स्टेप इन्वॉल्व इन अ प्रमोशन स्टेज। स्टेप इन्वॉल्व इन अ प्रमोशन स्टेज या फंक्शन ऑफ प्रमोटर एक ही बात है। सर 5 हेडिंग्स हम कर चुके हैं, मैं तो देखना, मैं हल्का सा डिस्कशन करूंगा किसी 1-2 हेडिंग पर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और फिर फिजिबिलिटी स्टडी। याद है वैसे इन दोनों के बारे में? बेटा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, ये स्टेप ना प्रमोटर खुद परफॉर्म करता है अपनी समझ से, प्राइमा फेसिया चेक करता है भैया जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ अच्छा है कि नहीं, कितनी कैपिटल, कितना रिस्क, कितना धंधा चल जाएगा, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अपनी समझ से सोचता है। फिजिबिलिटी डिटेल डिस्कशन कराता है, खुद नहीं करता, एक्सपर्ट से परफॉर्म कराता है। सोचता है एक्सपर्ट भी यही सारी बातें जो प्रमोटर खुद सोच रहा होता है, पर वो एक्सपर्ट है तो थोड़ा ज़्यादा तरीके से प्रेजेंट करता है। फिजिबिलिटी 3 तरीके की थी, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक। उसके बाद बेटा नेम अप्रूवल, मतलब मैंने बता देता हूँ कि 2 लेक्चर पहले मैं नेम अप्रूवल तक खत्म करके गया था। नेम अप्रूवल क्या होता है बाबू? एक कंपनी इंडिया में जब भी रजिस्टर्ड होगी विद यूनिक नेम होगी। नहीं तो देखते रहो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो बेटा, कुर्सी का सहारा लेना छोड़ दो वरना भी सो जाओगे। और अगर आप कहोगे मैं स्टूल पे बैठवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे और सबको। बाबू इधर देखना, सर नेम अप्रूवल, इंडिया में कभी भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी विद यूनिक नेम होगी। खाली यूनिक नेम नहीं होना चाहिए, नियरली रिजेंबल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आप रिलायंस सक्सेस मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड, तो इंप्रेशन ही कुछ और दे रही है भैया। टाटा सक्सेस मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड है भैया, जे टाटा के साथ कुछ संबंध है, मनीष कालड़ा का, ऐसा इंप्रेशन जाता है। तो इसी वजह से रूल बनाया गया। ठीक है
बाबू आप आरओसी के पास 6 नाम भेजते थे अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में, याद है? आरओसी की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बाबू आरओसी के पास 6 नाम भेजते थे प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो अपनी पूरे इंडिया की लिस्ट में चेक करता था, ये नाम ये नाम ये नाम किसी का है तो नहीं। जो नाम किसी का नहीं होता था वो आपको अप्रूव कर देता था, और मैंने बोला था कंपनी पूरी जिंदगी इसी नाम से जानी जाएगी बेटा, कंपनी पूरी जिंदगी उसी नाम से जानी जाती है जो नेम अप्रूव हो जाता है आरओसी से। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए सर। फिर फोर्थ हेडिंग मैंने लास्ट लेक्चर में शुरू करी थी, यहाँ मैं बस हल्का सा 2 मिनट और लगाऊंगा, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। बेटा मैंने आज डिस्कशन दोबारा करना है, पर बाबू मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। बाबू कंपनी में ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, इन डॉक्यूमेंट के नाम क्या है? एमओए एंड एओए। फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बाबू 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर एमओए को ना मैं कुछ अलग अलग वर्ड से बुलाता था, रैंक 1 डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी, रैंक 2 डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। बाबू एमओए बताता है कंपनी की रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स, और बाबू एओए बताता है कंपनी की रिलेशनशिप विद इनसाइडर्स। कंपनी अपने अंदर के बंदों के साथ कैसे डील करेगी ये एओए में पढ़ना पड़ता है। कंपनी बेटा बाहर के लोगों के साथ कैसे डील करेगी ये बेटा एमओए में पढ़ना पड़ता है। बाबू ये बात क्यों लिखी गई है? फिक्स कर लो सिग्नेटरीज टू एमओए, कि एमओए पे साइन करने वाले फिक्स कर लो। बेटा मैंने उस दिन बिल्कुल डिटेल में जाकर सारी बात समझाई थी, मैं 1 मिनट में बात को समराइज कर रहा हूँ। देखो बेटा कंपनी में पता है डायरेक्टर कब बनेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर बनाएंगे अपनी मीटिंग में। इक्विटी शेयर होल्डर पता है कब आएंगे? जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होगी, जब हम शेयर इशू करेंगे, पब्लिक को कहेंगे खरीदो, लोग खरीदेंगे, वो बनेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, वो अपनी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। लेकिन बाबू मैंने आपको बात समझाई थी कंपनी में सिर्फ डिसीजन मेकिंग कैपिटल सब्सक्रिप्शन के स्टेज के बाद नहीं चाहिए, आज भी तो डिसीजन लेने पड़ेंगे। आज फिजिबिलिटी किस एक्सपर्ट से परफॉर्म कराऊं आपको क्या पता? आज कंपनी का नाम क्या रखो क्या पता? डिसीजन नहीं है ये सब डिसीजन नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी तो डिसीजन है। तो बाबू आज ये डिसीजन कौन ले? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो है नहीं। तो बाबू प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर 7 मेंबर और तीन उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढूंढता है जगह जगह जाकर अपने दोस्तों यारों में रिलेशन में, और मैं पता क्या कहता है कि मेरे एमओए पे साइन कर दो। बाबू जो लोग एमओए पे साइन करते हैं दे विल बिकम द फर्स्ट मेंबर एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के फर्स्ट मेंबर और डायरेक्टर बन जाते हैं। जिस दिन इक्विटी शेयर इशू होंगे और वो अपने डायरेक्टर बनाएंगे, ये डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे, ये पुराने डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे, यानी कि तब तक के लिए काम कर रहे हैं जब तक शेयर इशू नहीं हो जाते। ठीक है जी, तब तक डिसीजन कौन करेंगे? ये डायरेक्टर जो एमओए पे साइन करके बने। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था बेटा प्रमोटर भी साइन करता है डायरेक्टर बनने के लिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बचे हुए डायरेक्टर बनेंगे 2 और, उनकी रिटर्न कंसेंट भी ले लेना, क्वालिफिकेशन शेयर बाय करने की प्रोमिसेस भी ले लेना। ये क्या होता है बेटा? मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, अगर किसी का छूटा तो मैं वीडियो दे दूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन कर दिया था। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हेडिंग थी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स अपॉइंट कर लो। बेटा 3 प्रोफेशनल की बात चल रही है, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स और बैंकर्स। ठीक है जी, मैंने ये भी बताया था पॉइंट यहाँ पर इलॉजिकल है, सर याद है ना? ब्रोकर और अंडर राइटर का काम क्या होता है? मार्केट में शेयर बेचना पब्लिक को। सर मैंने बताया था ये इलॉजिकल क्यों है। देखो बेटा पहली स्टेज प्राइवेट कंपनी भी परफॉर्म कर रही है और पब्लिक भी। अगर इसमें 2 मिनट पोस्ट करो ना हमारे बाबू, पहली स्टेज कौन परफॉर्म कर रहा है? प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी। सर प्राइवेट कंपनी को आप कह रहे हो ब्रोकर अपॉइंट कर ले, अंडर राइटर अपॉइंट कर ले, क्योंकि ये शेयर बेचेंगे तेरे पब्लिक को। सर प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक को शेयर बेच सकती है? तो वो ब्रोकर अंडर राइटर का क्या करेगी बाबू? आरपी उतारे सुबह शाम?
मैंने बताया था ये पॉइंट यहाँ इलॉजिकल है, होना नहीं चाहिए। मैं आपको अब एक आगे की बात बताना शुरू कर रहा हूँ अब से। अभी तक मैंने जितनी बात बोली रिवीजन की। बाबू ये पॉइंट है ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में दोबारा आएगा, वहां बिल्कुल पॉइंट करेक्ट है। अगर पब्लिक कंपनी ब्रोकर अंडर राइटर अपॉइंट कर रही है तो वो तो ठीक कर रही है, उसको शेयर बिकवाने हैं। प्राइवेट कंपनी से आप अपॉइंट क्यों करा रहे हो ब्रोकर अंडर राइटर, वो क्या करेगी ब्रोकर अंडर राइटर का? समझ में आ रही है बात? ये बात वहां जाकर ठीक हो जाती है, यहाँ ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, पर लिखना है। एनसीईआरटी लिखती तो लिखना है, सीधी सी बात। इक्वलेंट टू गुरु ग्रंथ साहिब एंड भगवत गीता लिखना है तो लिखना है भाई। एनसीईआरटी तो हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है ना। ठीक है जी, आगे बढ़े बाबू। 6 स्टेप लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। काम की बात है, 1 ही मिनट लगेगा और प्रमोशन खत्म हो जाएगा। बाबू कहता है नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सब सामने देखना बाबू। कहता है प्रमोटर तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दे। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सर मैंने जिसका नाम लिया मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना जी। बाबू एमओए बनाना शुरू कर दे प्रमोटर, एओए बनाना शुरू कर दे। ये बाबू ये क्यों कह रहा है कि बनाना शुरू कर दे? क्योंकि बेटा ये सारे डॉक्यूमेंट ना इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पे जमा होंगे आरओसी के पास। मैं अभी बाकी सारे डॉक्यूमेंट के नाम नहीं ले रहा, डॉक्यूमेंट और भी हैं 5-6 हैं मैं, लेकिन मैंने अभी तक 2 का ही डिस्कशन किया तो मैं 2 का ही नाम ले रहा हूँ। बाबू ये स्टेज का ये स्टेप बोलता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कि प्रमोटर भैया आप ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दो, क्योंकि आपको इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे सबमिट करने हैं। क्या क्या बनाना शुरू कर दो? एग्जाम्पल के तौर पर एमओए और एओए। समझ में आएगा? सर देखो नोट्स भी यही बोलते हैं और बुक भी यही बोलती है कि प्रमोटर तो बनाने शुरू कर दे, पर बाबू प्रमोटर जरूरी नहीं है इतना पढ़ा लिखा हो कि इसको एमओए और एओए बनाना आता हो। अगर नहीं आता होगा तो क्या करेगा? किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेगा, इधर कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि सर आप बना दो हमारे बिहाफ पर, हम आपकी फीस दे देंगे। खत्म कहानी, खत्म। क्यों बनवा रहे हैं डॉक्यूमेंट? मैंने दोबारा रीजन पूछना चाहता हूँ, क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट कब सबमिट होने हैं? इनकॉर्पोरेशन में सबमिट होने हैं, इसलिए बनवा रहे हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट। आरओसी 6 डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है आपसे, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। अब मैं दूसरी स्टेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इनकॉर्पोरेशन बेटा। लेकिन अगर आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में नीचे टॉपिक लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, तो ये तो इनकॉर्पोरेशन आए। इधर देखना बाबू, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड और इनकॉर्पोरेशन में 1 ही मिनट का अंतर है बस। मैं जब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड पढ़ लूंगा, यही बोल दूंगा ये इनकॉर्पोरेशन में जमा करने हो गया, इनकॉर्पोरेशन खत्म, ठीक है जी। यानी कि ये वही डॉक्यूमेंट है जो इनकॉर्पोरेशन में सबमिट होने हैं। पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं इन डिटेल, देखना कितने डॉक्यूमेंट है, टोटल 6 होंगे। देखो फटाफट से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। अच्छा नीति गैरी 5 है, एमओए में 5 लिखे हुए बेटे, रुक जा तो ठंड रख थोड़ी, हम तो ऐसे ही बढ़ा रहे, ये बताएंगे हमें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ फीस। ऐसे लिखे हुए हैं 6 डॉक्यूमेंट। आज मुझे नहीं लगता 6 पूरे हो पाएंगे, 2 पूरे कर लो, लेकिन एमओए और एओए मैं मान लूंगा बेटा आप पढ़ने में इंटरेस्टेड थे अगर आप 2 पूरे हो गए, ठीक है जी। आओ प्यारे बच्चों समझना शुरू करेंगे। श्री गणेश करते हैं बेटा एमओए और एओए को। शिवम भाई कह रहे क्या उम्मीद कर रहे हो वहां से, हम पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? कैसी कैसी बातें करते हो भैया, हम और पढ़ने में इंटरेस्टेड? बहु बात तो ठीक है तुम्हारी, पर मेरी तो जिम्मेदारी है पढ़ाना। तुम इंटरेस्टेड नहीं, मैं पूरा इंटरेस्टेड, पास तो मुझे ही कराना है आपको। क्यों शिवम भाई, घर आगे कभी किताब खोली है आपने? कल और 12th के बोर्ड के पेपर की कसम जो फ्यूचर में दोगे, सबको पता है कहाँ कहाँ आएंगे स्टैंड करते। जिस दिन टेस्ट बोल दो ना 5 तो पहले सोचते हैं एब्सेंट होना ना, एब्सेंट बताऊंगा बेटा तुम्हें, बहुत हवा में हूँ तो। बाबू करते हैं चर्चा शुरू एमओए से। सब सामने देखेंगे बेटा, बहुत देर तक नोट्स मत देखना, मुझे समझना बहुत देर तक। ऐसा भी हो सकता है शायद आज नोट्स की चर्चा ही ना है,
बाबू एमओए के दूसरे नाम बताओ फटाफट से, मैंने आज भी बोल दिया। रैंक वन डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी। सर पीछे से आवाज आ रही है मेरे पास। रैंक वन डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी। बाबू क्या एमओए के बिना कोई कंपनी बन सकती है? बेटा नहीं। जब इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी मैंने, रैंक वन डॉक्यूमेंट, इसके बिना कंपनी कैसे बन सकती है? सर आपको याद है पार्टनरशिप में भी दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते थे, याद कराओ। पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन। क्या कंपलसरी था इन दोनों में से? पार्टनरशिप डीड कंपलसरी थी, उसके बिना पार्टनरशिप बन सकती थी नहीं। रजिस्ट्रेशन हाँ वो ऑप्शनल है, उसके बिना बन सकती है। पार्टनरशिप बनने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बात अलग है कि कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात मैं करूंगा भी आपसे, सुनते जाना, काम की बात है। सर एमओए प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, रैंक वन डॉक्यूमेंट है, चार्टर ऑफ कंपनी। बताता क्या है बेटा एमओए? बाबू ये बताता है कंपनी की रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स। कंपनी आउटसाइडर से कैसे डील करे, ये बेटा बात लिखी होती है एमओए में। कोई भी आउटसाइडर, मान लो किसी सप्लायर से आपको उधार लेना है, तो बाबू सबसे पहले आपको एमओए पढ़ना पड़ता है कि मेरे को उधार लेने की परमिशन है भी या नहीं, और है तो कितनी है। ये सब डायरेक्टर भी पढ़ते हैं और आउटसाइडर भी पढ़ता है। जो भी आपसे डील करेगा ना आउटसाइडर, सबसे पहले डाउनलोड करेगा गूगल पे जाके एमओए ऑफ दिस एंड दैट कंपनी, पूरा पढ़ेगा। और डायरेक्टर भी यही करते हैं बेटा। जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट होते हो तो सबसे पहले एमओए पढ़ते हो, मैं आउटसाइडर से कैसे डील कर सकता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यानी कि एमओए में लिखा क्या होगा, एक मिनट के लिए सब सामने देखेंगे। सर नोट्स पढ़ा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, ध्यान रखना इस बात को। आप कहते हो सारे चैप्टर्स के दे देता हूँ, पहले दिन दे देता हूँ 12th क्लास में सारे नोट्स, लो बांट लो जिसको बांटने। यूट्यूब पे बच्चे पीडीएफ मांगते हैं, दनादन देता रहता हूँ, पढ़ लो, मुझे भी बता देना नंबर आ जाए तो। नोट्स नहीं बढ़ा सकते बेटा। जो आदमी खड़ा है ना उसने बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाएगा आपको। बाबू एमओए में पता है क्या लिखा होता है? सबसे काम की बात बोलने जा रहा हूँ, कंपनी की पावर्स, कंपनी की लिमिटेशंस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, और अगर पावर लिखी है तो उसका मैक्सिमम स्कोप। चार बातें स्पेसिफिकली लिखी होती है। क्या क्या लिखा होता है? पावर्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप। मतलब सबसे पहली बात, सप्लायर से उधार ले सकता हूं कि नहीं, पावर में चेक कर, लिखा हुआ है ले सकते हो, पावर मिल गई। सर कभी भी पावर अंधाधुंध नहीं होती, हमेशा उसका एक स्कोप होता है, हमेशा उसकी एक लिमिटेशन होती है। सर उसमें लिखा गया कि मैक्सिमम स्कोप इतना है कि आप 100 करोड़ तक का उधार ले सकते हो, ये जरूर लिखा होगा। अनलिमिटेड नहीं छोड़ा जाएगा, खुला नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है जी। सर बैंक लोन ले सकता हूं कि नहीं? अगर एक कंपनी आज सोच रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं मैं बैंक लोन ले सकता हूं कि नहीं, कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़े? फटाफट बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़े? तेज आवाज आनी चाहिए आज। कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़े? एमओए पढ़े। एमओए उठा के आपने पढ़ना शुरू करा, कंपनी की पावर्स देखनी शुरू करी, लिखा हुआ है जी लोन ले सकते हो। सर कितना ले सकता हूँ ये भी कहाँ लिखा होगा? एमओए में। मैक्सिमम स्कोप भी पढ़ लो उस पावर का, आपने पावर का स्कोप पढ़ा, 1000 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, बस उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। क्लियर है बात? एमओए क्या करता है भैया? वो कंपनी के रिलेशन बताता है विद आउटसाइडर्स। चार बातें मैंने बोली जो लिख के आनी है पेपर में। एमओए में क्या लिखा होता है? पावर्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में मैं चर्चा करूंगा, अभी रुक जाओ, और बेटा स्कोप, ठीक है बाबू। एमओए इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉजेस। एमओए के ना बेटा 6 टुकड़े होते हैं, 6 अलग अलग पार्ट में एमओए डिवाइडेड है बाबू। इन्हें बोलते हैं 6 क्लॉजेस ऑफ एमओए। मैंने नोट्स में 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसी गलतियां मैं जान के करता रहता हूँ, 10 साल से चलती आ रही है, कभी ठीक नहीं करता। बच्चे सवा शेर हमें टगर जाते हैं, उन्हें नहीं पता सामने वाला कुछ ज्यादा हो सकता है। बच्चों को लगता है नोट्स बांट दो, सर्टिफिकेट बांट दो। मैंने इतनी गलतियां की हुई है नोट्स में, अगर आपको समझ में आ जाए तो बता देना। वैल्यू पढ़ाने की है, मेरे नोट्स की नहीं है। सुनो जी,
बाबू एमओ इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉसेस। एमओ 6 टुकड़ों में बटा हुआ है। नोट्स में पांच लिखने आराम से समझना। बाबू फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज, प्लीज सामने देखना। पहला नाम है नेम क्लॉज, दूसरा नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा नाम है बेटा लाइबिलिटी क्लॉज, पांचवा लिखा नहीं हुआ कैपिटल क्लॉज, सिक्स्थ है एसोसिएशन क्लॉज। बाबू एमओए 6 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने शुरू में 3 बातें लिखनी है और 3 पे डिस्कशन करना है। फर्स्ट है नेम क्लॉज, सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और तीसरा क्लॉज है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। मैंने भी आपको कहा था कि मैं ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करूंगा, वो मैं चर्चा यहां करूंगा। कहा था ना ऑब्जेक्टिव के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला ना, अभी कुछ भी नहीं बोला बेटा, क्योंकि मुझे पता उसकी चर्चा आने वाली है। ठीक है बाबू, सबसे पहले नेम क्लॉज पे चर्चा, सिंगल मिनट की चर्चा और पैक कर दो। और वो नेम क्लॉज में पता क्या लिखा होता है? कंपनी का वो नाम जो आरओसी ने अप्रूव कर दिया और पूरी जिंदगी कंपनी जिस नाम से जानी चाहिए। आरओसी ने नाम अप्रूव किया नहीं, तो देखो आरओसी ने नाम अप्रूव किया, कब किया? कब किया याद कराओ। प्रमोशन स्टेज स्टेप नंबर 3 करा था ना आरओसी ने नाम अप्रूव। 6 नाम भेजे थे ना अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसने एक नाम फाइनल करके दे दिया ना, इस नाम से बना लो कंपनी। तो नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है? वो नाम जो आरओसी से अप्रूव होकर आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? उज्जवल आ रही है बात समझ अभी तक? तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सबसे काम की बात शायद यहाँ पर होती है। सर यहाँ क्या लिखा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो ना, दिमाग में भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया होगा ये सुनकर। सर आप पता क्या सोच रहे हो? एग्जैक्ट एड्रेस लिखवा दो इसमें। ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं। सर देखो मैं ना आपको बोलता हूँ, सर्कमस्टांसेस 2 तरीके के होते हैं। अभी हमने प्रमोशन स्टेज ही तो पूरी करी है। अभी तो प्रमोटर ने रिसोर्सेज इकट्ठे करें तो कंपनी बनाने के लिए चाहिए। एक दो चीजें आरओसी के पास फाइल कर दी हैं आपने, नेम अप्रूवल, फिजिबिलिटी करा ली है, यही तो किया आपने। सर हो सकता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड हो चुका हो, लोकेशन भी डिसाइड हो चुकी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिसाइड ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि रजिस्टर्ड ऑफिस अभी डिसाइड ना हो। अभी तो बस आइडिया ही तो लिया, कंपनी बनानी है, इस चीज का काम करना है, ये रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इतना रिस्क होगा, इतना पैसा लगेगा, ये तो डिसाइड हुआ। जरूरी है डिसाइड हो गया कि रजिस्टर्ड ऑफिस इस बिल्डिंग को रखना है, ये बिल्डिंग रेंट पे लेनी है। अभी तो घूम ही रहे हो, क्या पता 10 जगह का आपने रेंट ही पता करा हो, बिल्डिंग का कितना कितना है। समझ सकते हो इस बात को? तो बाबू देखो मैं आपको 2 सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सिचुएशन बता देता हूँ। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड हो चुका है, एग्जैक्ट एड्रेस लिखवा दो, बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस, यहाँ पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसे ऐसे सब कुछ है। और अगर डिसाइड नहीं हुआ तो पहली बात इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी स्टेज जब पूरी होगी ना इनकॉर्पोरेशन, 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि अभी एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइडेड नहीं है, तो एक काम कर लेना, स्टेट का नाम बता दो जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज टू बी सिचुएटेड। क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेट का नाम बता दो जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिसेस प्रपोज टू बी सिचुएटेड। सर इतना तो सोच ही चुके होंगे ना। मैं कहता हूँ ये मैंने डिसाइड कर लिया, कंपनी बनानी है, आप सब हम प्रमोटर हैं मान लो किसी कंपनी की, बस सोच लिया कंपनी बनानी है, क्या काम करना है ये भी डिसाइडेड है, ठीक है जी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे डिसाइडेड है। यार रजिस्टर्ड ऑफिस अभी तक सोचा नहीं, ये तो सोच लिया होगा ना कि मुंबई में बनाना है, बस किस बिल्डिंग में बनाना है ये नहीं पता। तो यार ये तो पता, इतना तो आदमी को पता ही होता है ना। दिल्ली में बनाना है बस जगह नहीं पता अभी कौन सी है, 10 बिल्डिंग घूमे हैं, जहाँ का रेंट थोड़ा सा बजट में आ जाएगा वहां बना देंगे, इतना तो पता ही होता है आदमी को। तो बाबू लॉ कहता है स्टेट का नाम बता दो, मैं लॉजिक दे दूं स्टेट का नाम ही क्यों? व्हाई नॉट सिटी, व्हाई नॉट डिस्ट्रिक्ट, व्हाई नॉट विलेज का नाम, व्हाई नॉट एग्जैक्ट बिल्डिंग का एड्रेस, ये क्यों स्टेट ही क्यों? मैं वो लॉजिक दे रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। आपको कोई बता देना बिना प्रैक्टिकल करा हुआ आदमी मैं मान जाऊंगा भैया। पता है स्टेट का नाम क्यों? क्योंकि आरओसी स्टेट वाइज बैठता है। आपको पता है इंडिया में कितनी स्टेट है? 29। पता कितने आरओसी हैं? 29।
बाबू अगर आप ये नहीं बताओगे कि किस स्टेट में है तो मैं किस आरओसी को डॉक्यूमेंट भेजूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा? आरओसी तो 29 है। मैं वो लॉजिक दे रहा हूं, कोई नहीं देगा, कोई देगा नहीं, भूल जाओ बेटा, कोई देगा। जिसने कभी कंपनी नहीं बनाई उसे पता ही नहीं होगा। पता है आपको यूपी का आरओसी कहाँ बैठता है? अगर यूपी में कहीं पर भी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है, कानपुर भेजना है, पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट, कानपुर बैठता है आरओसी। मुंबई का, सॉरी महाराष्ट्र स्टेट का कहाँ बैठता है? मुंबई बैठता है आरओसी। समझ में आ रही बात? अगर मुझे क्लियर है मैंने मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया, मैं बिल्डिंग नहीं बता भाई, मुंबई में ही बैठता पूरे महाराष्ट्र का आरओसी, पूरे के पूरे महाराष्ट्र का। मुझे यूपी में बनाना है, इलाहाबाद बनाऊं, कहीं बनाऊं भैया, सहारनपुर बनाऊं, मेरठ बनाऊं, सर कहीं बना लो, कहाँ भेजने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट? कानपुर भेजने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। क्लियर हो रही है बेटा? स्टेट का नाम ही क्यों पूछा आपसे? क्योंकि इससे से डिसाइड होगा किस आरओसी को डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ेंगे। पक्की बात? क्लियर बात? दो बातें बताओ बराबर से, क्या लिखा होता है नेम क्लोज में? नेम क्लोज में बताओ क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द कंपनी लिखा होता है जो आरओसी ने अप्रूव करा। रजिस्टर्ड ऑफिस में दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइडेड है, लिख दो। नहीं डिसाइडेड, सर स्टेट का नाम बता दो, पहली बात। दूसरी बात, 30 दिन इनकॉर्पोरेशन से गिन लेना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एग्जैक्ट एड्रेस बताना ही होगा। क्लियर है बात? वो थर्ड वन ऑब्जेक्ट क्लोज, शायद आज के लिए लास्ट। ठीक है, नहीं हो पाएगा पूरा, बहुत बहुत समय लगता है भैया समझाने में। ठीक है जी, 7-8 मिनट इसमें भी लगाऊंगा, 7-8 मिनट का रेस्ट दूंगा, फिर अकाउंट शुरू करूंगा। वो बात करते हैं इस पर, ऑब्जेक्ट क्लोज पर। सर ये क्या चीज है? सर ये तो सबसे खतरनाक चीज है कंपनी में, सबसे खतरनाक चीज। ये तो बाबू कंपनी का ना बंटाधार कर देती है चीज, अगर सही तरीके से ना लिखी हो, किसी एक्सपर्ट से ना लिखवाया ऑब्जेक्ट क्लोज तो। क्यों बताता हूँ बाबू। ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। इधर देखना, ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है, अच्छा नोट समझा सकते हैं, समझते रहो उसमें, देखते रहो आराम से देखते रहो बाबू। ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज फॉर्म, कि कंपनी करेगी क्या, ये हम ऑब्जेक्ट क्लोज में चिपकवा देते हैं कि कंपनी क्या क्या करने वाली है। ठीक है सर, अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं था तो क्या होगा बाबू? इसको टेक्निकल भाषा में हम बोलते हैं कि बेटा ये एक्ट अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। आप अपनी 11वीं की भाषा बोलना इलीगल होगा। क्या बोलोगे आप? इलीगल होगा। कोई चीज ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखवाई मैंने, मैं भूल गया, और कल को कंपनी ने वो काम कर दिया जो ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखा था, सर क्या हो जाएगा? ये एक्ट इट इज कंसीडर्ड टू बी इलीगल। टेक्निकल वर्ड क्या? अल्ट्रा वायरस। ये जो जो करेगा उसे बात याद आएगी। बहुत सारे बच्चे आते हैं बाद में मैसेज करते हैं, भैया ये आपने बात कब बताई थी, देखो ये देखो आज लिखी हुई है, फोटो भी दिखाते हैं मेरे को। सर इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस एक्ट, मतलब इलीगल एक्ट। क्या इसको कोई ठीक कर सकता है? सर अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड चले गए, दुनिया में कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेल जाएंगे ही जाएंगे, एक बार पक्का जाएंगे। सर सुन लो, मैं बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूँ, मैंने तभी बताया था आपको, कोई भी इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा ना पहले एमओए उठा के पढ़ेगा पूरा, क्योंकि अगर एक बार आप एमओए के बियॉन्ड चले गए, आपने इलीगल एक्ट कर दिया, कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो उसे ठीक करा देगा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं। एक बार जेल जाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिख देती हैं कंपनियां, गलतियां खा जाती हैं। वो एक कंपनी बनी, मैं एग्जैक्ट किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ सिचुएशन बताना चाहता हूँ आपको, सिचुएशन पे जाना। एक कंपनी बनी XYZ लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड वर्ड है, समझ गए होंगे कौन सी कंपनी, कौन सी? इतनी नॉलेज दे चुका हूँ अब तो, कौन सी कंपनी? हल्दीराम का पैकेट खाया था किसी ने जब कहा था खाने को? क्या लिखा हुआ था पीछे? ये देख लो, 5 रुपए नहीं खर्च पाए मेरे काम की चीज पर। बिरान, हर संडे ऑर्डर एट्स, पर 5 का पैकेट नहीं खाना। मुझे काम की बात पढ़नी थी वो नहीं पड़ी, तो ये तो दुकान है पढ़ लेती। क्या लिखा हुआ था फिर?
हाँ वेरी गुड। हल्दीराम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पढ़ना जरा आप। और मैं तो कुछ प्राइवेट राइटर की आप बुक लाते हो ना, अभी आपको दिखाऊंगा प्राइवेट राइटर की बुक पे भी लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड होंगी वो भी। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, आप सामने देखना। घर भाई बड़े आफती हो आप तो। सर ऑब्जेक्ट क्लोज कैसे लिखा होता है आइडिया देता हूँ, इधर देखना प्लीज, इधर देखो प्लीज। सर एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, अपना ऑब्जेक्ट क्लोज लिखवाने पहुंची किसी सीए के पास। उन्होंने पूछा जी आप क्या बिजनेस करना चाहते हो उसमें। उन्होंने कहा जी हमने ना टेली कम्युनिकेशन का लाइसेंस अप्लाई कर रखा है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें लाइसेंस की अप्रूवल उम्मीद है मिल जाएगी, हम टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज देना चाहते हैं। ठीक है जी, जैसे कि एयरटेल हो गया, जैसे कि वी हो गया आज की तारीख में, वोडाफोन आइडिया, जियो हो गया, ये सब टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज दे रहे हैं। एक और कंपनी मानवाना चाहती है एक्स वाई जेड, इसमें लिखवा दिया कि ये टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज देगी, परचेज करेगी, सेल करेगी, ब्ला 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 ब्ला, लिखवा दिया। ठीक है सर, 10 साल के बाद इसको ना महसूस हुआ कि यार कोई और काम ऐड करना चाहिए, धंधा सैचुरेशन पे जा रहा है, कुछ कमाई नहीं है, इतने कॉम्पिटिटर बैठे हैं, मजा ही नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। लेट सपोज इन्होंने डिसाइड करा कि टेक्सटाइल बेचना खरीदना चाहते हैं। ठीक है, धागा खरीदेंगे, कपड़ा बनाएंगे, बेचेंगे, ये इन्होंने डिसाइड किया। सर ईमानदारी से बताना, सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ो, कंपनी की पावर देखो, कंपनी की पावर का स्कोप देखो, एमओए पढ़ो। आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्लोज, उसमें लिखा हुआ है आप सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे सकते हो। मुझे बताओ टेक्सटाइल बेच पाओगे, खरीद पाओगे? सर खरीद नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी धागे का एक कतरा भी, जेल हो जाएगी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट क्लोज से खतरनाक कोई चीज नहीं है। शिवम कह रहा क्या बात हुई भाई, वो यही बात हुई। लॉ ऐसा ही बना हुआ है क्योंकि बेटा कंपनियां क्या करती थी, कंपनियां बेटा फ्रॉड करती थी, कभी क्लियर ही नहीं करती थी हम करेंगे क्या। और अब आपको बताऊं, कोई भी प्रोफेशनल क्या लिखता है जब कोई भी कंपनी उसके पास आती है, सर हम इस तरीके से घुमाते हैं लैंग्वेज को कि कंपनी पूरी जिंदगी सारे काम कर सकती है। मैं लैंग्वेज भी बताऊंगा, पहले 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। मान लो 10 साल के बाद कंपनी ने डिसाइड करा टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का धंधा चल बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस ना छोटा पड़ने लगा है, एम्प्लॉय भी नहीं पूरे आते, बड़ा ऑफिस लेते हैं। ठीक है, और अब रेंट भी लेते हैं, अब खरीदते हैं। आपने एक जगह देख ली अच्छी सी, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने की सोच ली, आप लैंड परचेज करना चाहते हो, बेटा पहले पढ़ तो लो जाके उसमें पावर है कि नहीं है। पावर में लिखवाया तो नहीं कि लैंड परचेज कर सकते हैं फ्यूचर में, खरीद लोगे लैंड, जेल जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लैंड खरीद लेंगे तो। मतलब क्या इतनी खतरनाक चीज होगी ऑब्जेक्ट क्लोज कि इसमें नहीं लिखा तो कुछ कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो लिखवाते कैसे बाबू? दुनिया का कोई वर्ड नहीं छोड़ते हम। पता क्या लिखते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट, दुनिया का कोई भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट, दुनिया की कोई भी सर्विस परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, लीज पर दे सकती है कमोडिटी, अभी तो खैर आपको टर्म में नहीं बताएंगी, ठीक है ना, दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट कर सकती है, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, मतलब दुनिया जान के जितने वर्ड में ट्विस्ट हो सकते हैं सारे डाल देते हैं। जब ऐसी लैंग्वेज डल जाती है, कुछ भी करो, कुछ भी खरीदो बेचो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ऑब्जेक्ट क्लोज सब कुछ लिखा हुआ, सारी पावर डाली हुई। लेकिन जो पुरानी कंपनीज थी ना, उनमें ये लैंग्वेजेस नहीं डलती थी, उस टाइम पर प्रोफेशनल इतना बड़ा सोचते ही नहीं थे। कंपनी ने आके बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम ये काम करेंगे, सिर्फ वही लिख दिया, तो बाद के कितने पंगे होते होंगे आप समझ सकते हो, कितने कोर्ट में केसेस पहुंच जाते होंगे। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव जिसके लिए कंपनी बनी है, अगर बाबू ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड चले गए तो कंसीडर्ड एज इलीगल एक्ट और द अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या बाबू उस अल्ट्रा वायरस एक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है? रेटिफाई मतलब ठीक किया जा सकता है? नहीं बेटा, एक बार आप ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड चले गए, इट कांट बी रेटिफाइड, कोई दुनिया में ताकत नहीं पैदा हुई जो उसको ठीक कर दे। क्लियर है बात? कल आएंगे बाबू, आगे चर्चा शुरू करेंगे, रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।